भाई लोगों, नमस्कार। आप लोगों को एनआई एक्ट के बारे में जो मुझे जानकारी है उसके बारे में बताने का प्रयास करता हूं। एनआई एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें कि लोग धोखाधड़ी करने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए चेक जारी करते हैं और उन चेक का भुगतान लोगों को नहीं हो पाता है, जिसके कारण लोग बहुत परेशान होते हैं। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, लोगों की धोखाधड़ी 420 ख़त्म करने के लिए एनआई एक्ट के जरिए लोग जिस तरह चेक जारी करके लोगों को बनाते, बेवकूफ़ बनने के बाद वो आदमी परेशान होता, रुपए का भुगतान नहीं प्राप्त कर सकता, तो के प्रावधान बनाए गए। एनआई एक्ट एक महत्वपूर्ण कानून है और इसका इस्तेमाल जो चेक के जरिए लोगों को बेवकूफ़ क्या कसना है। तो मेरे साथियों, एनआई एक्ट जानने से पहले आप कि एनआई एक्ट में कुल 1 से लेकर 148 सेक्शन है। महत्वपूर्ण सेक्शन 138 से लेकर 148 तक है। अब एनआई एक्ट के बारे में आप समझने का प्रयास करें कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई चेक जारी करता है, व्यक्ति उस चेक को अपने बैंक खाते में जमा करके उसका भुगतान प्राप्त करने और बैंक खाते में चेक जमा करता है और चेक उसका बाउंस हो जाता है, तब एनआई एक्ट का अपराध कारित करता है। एनआई एक्ट के अपराध के लिए कुछ जरूरी संशोधन हुए हैं, कुछ जरूरी बदलाव हुए हैं, वो आपकी जानकारी में आना आवश्यक है। पहले चेक का इस्तेमाल चेक जारी करने की तिथि से 6 माह के अंदर किया जाता था, यानी चेक की जो तारीख पड़ी है उससे 6 माह के अंदर आप चेक को अपने बैंक खाते में जमा करके उसका भुगतान प्राप्त कर सकते थे। लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया। संशोधन के अनुसार अब चेक जारी करने की तिथि जिस दिन चेक में तारीख अंकित है उस तारीख से 3 माह के अंदर आप उस चेक को अपने बैंक खाते में जमा करके उसका भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। 3 महीने के बाद वो चेक रद्दी कागज हो जाएगा, उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। तो पहला संशोधन, पहले चेक 6 माह के लिए था, अब चेक का इस्तेमाल आप 3 माह के लिए कर सकते हैं। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण कि जिस दिन जिस तारीख का चेक जारी हुआ उस तारीख के चेक आप उस चेक को अपने बैंक खाते में जमा करके उसका भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि 6 महीने वाली बात घट के 3 माह हो गई है। अब दूसरा महत्वपूर्ण है कि जब आप चेक को भुगतान करने हेतु अपने बैंक खाते में दाखिल करेंगे और बैंक से इस आपत्ति के साथ कि खाते में पर्याप्त धन नहीं है, स्टॉप पेमेंट है या और 7 चीज़ें जो उसमें वर्णित हैं, कोई आपत्ति लगकर चेक का भुगतान नहीं होता है तो ये अपराध शुरू हो जाता है। तो जिस दिन आपको ये आपत्ति मिलती है उस दिन से 1 महीने के अंदर आप डिमांड नोटिस देंगे। दिन का नोटिस आपको देना है और वो नोटिस आपको ये देना है, उसमें कारण लिखेंगे कि किस कारण से, किस वजह से आपको किया गया और ये चेक आपने अपने बैंक खाते में दाखिल किया। बैंक खाते में ये चेक अनधिकृत होकर प्राप्त हुआ, निम्न कारण है। आप उसमें ये भी लिखेंगे कि आपके द्वारा ये चेक जानते बूझते कि आपके खाते में पर्याप्त धन नहीं है जारी किया गया। मैं आपको ये नोटिस दे रहा हूँ कि नोटिस मिलने प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर आप चेक में वर्णित धनराशि का भुगतान मुझे दें। ये नोटिस जो है आप रजिस्टर डाक से भेजेंगे। रजिस्टर डाक से इसलिए कहा जाता है कि रजिस्ट्री की जो रसीद है पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो उसकी अहमियत है, वो रसीद आप रखेंगे। अब ये रजिस्ट्री से जो आप नोटिस भेजेंगे, ये नोटिस उसके पते पे जहाँ पर वो रह रहा है उस पते पे भेजेंगे। जब ये नोटिस जाएगा उसके साथ एक्नॉलेजमेंट भेजना आवश्यक था,
मगर अब इंटरनेट से सुविधा है, कब नोटिस सर्व हो गया इसकी जानकारी हो सकती है। तो नोटिस आपने उसके पते पे भेजा और पते पे ये लिख के आता कि नोटिस लेने से इनकार किया या घर बंद है, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि नोटिस उसे तामील हो गया। मगर मेरे भाइयों, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि नोटिस जिस पते पे आप भेज रहे हैं वो पता वास्तविक में उसका होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज करिए आपने 21 तारीख को मिस्टर ए के पते पर नोटिस भेजा, रजिस्टर्ड नोटिस भेजा, और मगर उस समय ए जेल में था। ये बात आपके व्यक्तिगत जानकारी में थी। वो व्यक्ति 15 दिन पहले से जेल में था और उसके बाद 1 महीने तक जेल में रहा। तो ये आपका ड्यूटी है कि आप नोटिस जेल में जेलर के माध्यम से भेजें, तभी नोटिस की तामील मानी जाएगी। अगर नोटिस की तामील नहीं होती है तो ये एक फ्लॉ है जिसके कारण आप मुकदमा हार सकते हैं। तो नोटिस के बारे में मैंने आपको ये बात बताई। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपका चेक बाउंस हुआ, बाउंस होने की तारीख से 1 महीने के अंदर आपको नोटिस देना है और ये नोटिस 15 दिन का देना है भाई लोगों। अब दूसरी बात है कि 3 महीने तक आप बराबर चेक दाखिल करते रह सकते हैं। तो मगर जब आखिरी बार आप जो चेक दाखिल करेंगे तब नोटिस दीजिए, जिस नहीं तो समय की गणना पहले वाले से होगी जो आपके लिए नुकसानदेह होगा, क्यों ये अपराध एक टेक्निकल अपराध है। इसकी टेक्निकलिटी पे जाइए, अगर इसकी टेक्निकलिटी में जरा सी गलती हो गई तो पता चला आप नुकसान उठाएंगे। तो पहली बात यह आई कि नोटिस जो है, जिस दिन आपका चेक बाउंस होता है उससे 1 महीने के अंदर आप डिमांड नोटिस भेज सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आपने डिमांड नोटिस 15 दिन का भेजा, 15 दिन का समय व्यतीत होगा, वो कब से काउंट होगा? जिस दिन नोटिस उसे रिसीव होगा। नोटिस रिसीव के 15 दिन के बाद वो समय स्टार्ट होगा। नोटिस रिसीव होने के बाद 15 दिन के बाद 1 महीने का समय आपको और प्राप्त होता है मुकदमा दायर करने के लिए। तो मेरे साथियों, आप समझ गए, ये टेक्निकलिटी है। 1 महीने 15 दिन और 30 दिन कितना हुआ? 75 दिन। तो इसमें 75 दिन का समय है। मगर यहाँ पर एक संशोधन और हुआ है। ये संशोधन धारा 142 में हुआ है। अगर किसी कारण आप मुकदमा दाखिल करने में कोई देरी होती है तो न्यायालय में आप प्रार्थना पत्र में शपथ पत्र के दे सकते हैं, उसमें बता सकते हैं ये कारण था जिस वजह से मुकदमा हम समय पे नहीं दाखिल कर रहे। न्यायालय उचित समझा है तो वो जो देरी है उसे माफ़ करेंगे और आपका अपराध समय अवधि के भीतर माना जाएगा। पहले इस संबंध में धारा 5 समय अवधि अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिया जाता था, लेकिन अब इसमें संशोधन करके इसी के तहत प्रार्थना पत्र देकर आप मुकदमे में देरी का स्पष्टीकरण के बारे में न्यायालय को संतुष्ट कर सकते हैं और संतुष्ट करने के बाद न्यायालय उसे समय अवधि के भीतर मानेगा। तो मेरे साथियों, आप ये बात समझ गए 138 में कितना समय है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो नोटिस है ये बहुत बड़ा अहम रोल करता है कि नोटिस, डिमांड नोटिस है, 15 दिन का है, ये सर्विस होना आवश्यक है। अगर ये नोटिस सर्विस नहीं हुई और आपने बात दाखिल कर दिया तो आप नुकसान में रहेंगे, आप जीत नहीं सकते हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण है, ये अपराध संज्ञेय अपराध है। इस संज्ञेय अपराध में जो आप प्रवाद दाखिल करते हैं उसमें सारे तथ्यों के साथ 138 एनआई एक्ट में दाखिल करते हैं, उसके साथ आप गवाहों की सूची लगाते हैं, गवाहों की सूची के साथ दस्तावेज उसमें दाखिल करते हैं। कौन कौन दस्तावेज दाखिल करेंगे? मूल चेक, बैंक की आपत्ति, कानूनी नोटिस, विधिक नोटिस जो 15 दिन का है, नोटिस रजिस्ट्री से भेजे जाने की रसीद, और अगर आपको इंटरनेट से ये पता चल जाए नोटिस कब सर्व हुआ तो उसके बारे में आप दाखिल कर सकते हैं। कभी कभी आ जाता है जो नोटिस वापस आया, नोटिस नहीं प्राप्त किया, तो वो आप वापसी के लेटर भी साथ में लगा सकते हैं। तो आप प्रवाद के साथ क्या क्या दाखिल करेंगे? गवाहों की सूची में जो आपके गवाह हैं वो नाम लिखेंगे। दूसरा ये है, दस्तावेज की सूची में क्या रखेंगे? मूल चेक, बैंक की आपत्ति, जो आपने लीगल नोटिस दिया उसकी ऑफिस कॉपी, रजिस्टर्ड डाक की रसीद, अन्य दस्तावेज जो कि आपको ये शो करते हैं कि लीगल डेप्थ और लीगल लायबिलिटी के तहत आपको चेक दिया गया था, उससे संबंधित दस्तावेज अगर आपके पास है वो दाखिल कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, ये सम्मन ट्रायल है। सम्मन ट्रायल का प्रक्रिया सीआरपीसी में प्रोवाइड है, 251 से सीआरपीसी में प्रोवाइड। हमारे बहुत से साथी
न्यायालय में इस बात की दरखास्त देते हैं साहब 245 में डिस्चार्ज कर दिया जाए। भाई ये वारंट ट्रायल नहीं है, वारंट ट्रायल 239 से शुरू होता है, ना ये सेशन ट्रायल है जिसमें डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगती है। तो इस तरह की कार्रवाई ना करें कि अदालत के सामने अपनी अज्ञानता को दर्शित करें। तो मेरे दोस्तों, आप इसकी प्रक्रिया के बारे में समझ गए। अब मैं इसमें एक दूसरा महत्वपूर्ण बात और करता हूँ। एक अमेंडमेंट और हुआ। जो चालाक लोग हैं, चेक जारी करते हैं, वो सोचते हैं दूसरे को बेवकूफ़ बनाया जाए, इन्हें परेशान किया जाए, भागते भागते दुखी हो जाएंगे और ये शांत होकर बैठ जाएंगे। इसके लिए अभी नया संशोधन 2018 अगस्त में हुआ है, धारा 143A में। उसमें कहा गया है कि जब आप मुकदमा दाखिल करेंगे, सम्मन ट्रायल की तरह चलेगा, अभियुक्त तलब होगा, तलब होने के बाद आप इसमें 143A का प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं, जिसमें न्यायालय चेक में वर्णित धनराशि का 20% आपको दिलाने का आदेश करेगा। 2 महीने के अंदर अभियुक्त ये धनराशि जमा करेगा। अगर अभियुक्त ये धनराशि नहीं जमा करता है 20%, तो ये धनराशि के लिए उस पर रिकवरी वारंट, अरेस्ट वारंट, जो प्रक्रिया वसूली की है वो सारी अप्लाई करेंगे। तो मेरे साथियों, चेक जारी करना और चेक बाउंस होना अब कितना बड़ा दुष्कर हो गया है, जल्दी आसानी से बचने के कारण नहीं है। तो 143A में 20% धनराशि जमा करी जाती है। अब आप लोगों के मन में ये बात आएगी कि भाई हमने 120% जमा करी, कल हम जीत जाते हैं तो क्या होगा? आपके जीतने की हालत में ये 20% धनराशि जो है आपको वापस होगी, और वापसी की भी वही प्रक्रिया होगी जिस तरह से आप ऋण वापसी, वसूलियाबी की कार्रवाई होती है, वारंट, रिकवरी वारंट सब जारी होता है। मेरे साथियों, इसके साथ साथ ये जो पूरी प्रक्रिया है सम्मन प्रक्रिया है, सम्मन प्रक्रिया अडॉप्ट होगी। और इस सम्मन प्रक्रिया में जैसे 200 के बयान होते हैं, तो इसमें 200 के बयान की जगह आप अपने एफिडेविट दे सकते हैं, और वो एफिडेविट साक्ष्य में गिराएं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एफिडेविट जो समनिंग होगी 204 के तहत, वो समनिंग हो सकती है। अब मेरे साथियों, एक चीज़ इसमें और है कि ये मुकदमा जो है कंपाउंडेबल है। 147 में कहा गया है कि किसी समय भी आप समझौता दाखिल कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जहां ये इस तरह की कमियां हैं कि चेक वाला बच नहीं सकता है, उन हालतों में यही प्रक्रिया है कि दोनों पक्षों में समझौता करा दिया जाए, ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ 148 में ये प्रावधान दिया गया है, सजा होने के बाद जब अपील होगी तो अपील में बेल के समय 20% धनराशि जो चेक की आपको जमा करना होगा। तो कितना ज़्यादा खतरनाक है। लोग जो चेक जारी करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि कानून का शिकंजा दिन पे दिन बहुत खतरनाक होता जा रहा है, और इस तरह के कृत्य करने वालों को होश में रहना चाहिए। उन्हें पैसा भी जमा करना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा। यहाँ आपको एक बात और बता दें, इस मुकदमे में 2 साल की सज़ा, और जो चेक का अमाउंट है उससे दूना अमाउंट का प्रावधान है। तो देखिए किस तरह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को दिन प्रतिदिन कठोर बनाया जाता रहा है। अब आदमी ये सोचते हैं कि डिफेंस में, बहुत से मेरे साथी ये सोच रहे होंगे कि मैंने अभियोजन की तो सारी बातें बता दी, डिफेंस हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत से प्रश्न ये आते हैं कि साहब हमने चेक तो जारी करा, चेक पे दस्तखत हमारे हैं, मगर चेक भरा नहीं है। तो मेरे साथियों, 139 में प्रिजम्पशन दिया गया है कि बर्डन आपके ऊपर है। जैसे धारा 106 एविडेंस एक्ट में, व्हेन एनी फैक्ट विच इज इन द नॉलेज ऑफ द पर्सन द बर्डन लाइज ऑन दैट पर्सन। तो आपकी ये जिम्मेवारी है, नैतिक दायित्व कर्तव्य है कि चेक आपने क्यों जारी किया। जब आपने चेक जारी किया, क्यों जारी किया, क्यों खाली चेक था, क्या था, ये सारा बर्डन आपके ऊपर है। मगर हिंदुस्तान में ये बर्डन शिफ्ट करना आसान नहीं है, बहुत कर रहा काम है। दूसरी चीज़ मेरे लायक दोस्तों ये है कि लोग कहते हैं साहब हमने दूसरे के दस्तखत कर दिए, मतलब अपने दस्तखत नहीं करे। चालाक जो होते हैं वो इस तरह की कार्रवाई भी। तो भाई अगर दस्तखत आपने गलत करे हैं तो चेक इसके पास कैसे गया? तो 138 के साथ साथ आप 465 के भी अपराधी हैं, 465 IPC के भी आप अपराधी रहेंगे। तो एक मुकदमा और आप पे हो जाएगा। अब मेरे साथियों, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम क्या प्ली लें। आपको सबसे पहले टेक्निकलिटी पे देखना है कि ये जो चेक का मुकदमा आप अपने हाथ में ले रहे हो, ये मुकदमा क्या टाइम बार्ड तो नहीं है, प्री मैच्योर तो नहीं है, क्या नोटिस की तामील हुई है या नहीं हुई है।
ये बात सही है कि लीगल डेप्थ और लीगल लायबिलिटी के कारण ही चेक जारी होते हैं, मगर अभी सुप्रीम कोर्ट का कल ही मैं कानून पढ़ रहा था जिसमें लीगल डेप्थ और लीगल लायबिलिटी नहीं सिद्ध हुई, चेक सिद्ध हुआ, अवर न्यायालय से छूटा, सेशन न्यायालय से छूटा, बहाल रहा, उच्च न्यायालय से बहाल रहा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा वंस यू एडमिटेड दैट आपने चेक इशू किया है तो ये बर्डन आपके ऊपर चला गया है कि लीगल डेप्थ और लायबिलिटी वाली बात, बहुत चीजें लिखा पढ़ी में नहीं है, मगर आप बताइए इसके पास चेक कैसे पहुंच गया। मेरे साथियों, दूसरा आपको प्ली ये लेना है, अगर आपका चेक खो गया है, आपके चेक पे दस्तखत थे, तो आप तुरंत उसकी रिपोर्ट लिखाइए। रिपोर्ट चेक प्रेजेंट होने से पहले होना चाहिए। दूसरा चीज, स्टॉप पेमेंट आप बैंक को कर दें, तो स्टॉप पेमेंट पहले करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं चेक जारी हो गया, आपको नोटिस दिया गया, नोटिस के मिलने के बाद आपने बचाव में एक लिखा दिया कि साहब मेरी इस तारीख को 10 दिन पहले मेरा चेक गायब होगा, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा और ये आपके विपरीत जाएगा कि आपने एक फॉल्स प्ली ली है। तो मेरे साथियों, इस तरह की गलती ना करें। ये मुकदमे वो मुकदमे हैं, देखने में बहुत छोटे लग रहे हैं मगर बहुत खतरनाक है, इससे बचना असंभव है। इससे केवल टेक्निकलिटी के आधार पर ही बच सकते हैं, अदरवाइज इसमें बचने का कोई स्कोप नहीं है। अब दूसरी चीज एक और समझ लीजिए, चेक लेते समय जो चेक ले रहा है उसकी भी ड्यूटी है कि वो चेक ले तो ऐसा चेक ना ले जिसमें कटिंग है। अगर जिन चेकों में कटिंग है वो चेक विधिक रूप से वैध नहीं है। जिन चेकों में दस्तखत उल्टे सीधे हैं तो वो चेक भी वैध नहीं है। तो मेरे साथियों, आप लोगों को, अपने क्लाइंटों को ये बताना है कि वो जब चेक लें तो इस चीज़ को देख लें कि वो चेक में कटिंग तो नहीं है, उस चेक में स्पष्ट हस्ताक्षर हैं। अगर स्पष्ट हस्ताक्षर हैं, चेक आपने प्रेजेंट किया विदिन 3 मंथ, उसके बाद आपने डिमांड नोटिस दे दिया 15 दिन का, डिमांड नोटिस देने के, उसे प्राप्त होने के, डिमांड नोटिस निकलने के बाद 1 महीने बाद आपने मुकदमा दाखिल किया, तो हिंदुस्तान का बड़ा सा बड़ा वकील इस मुकदमे को जिता नहीं सकता है। बेवकूफ़ तो बना सकता है कि ये टेक्निकलिटी पे आधारित है, इसमें केवल टेक्निकलिटी के आधार पर मुकदमा बचा जा सकता है। कोई ऐसा आधार नहीं है कि जिसमें आप बच सकें कि चेक जारी करने के बाद आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एक्सप्लेन करें। 139 में प्रिजम्पशन आपके खिलाफ है। तो मेरे साथियों, ये मुकदमा इतना छोटा है मगर उतनी भीषण खतरनाक है। इसमें 2 अगस्त 18 से 143 से जुड़ गया है, जिसमें 20% आपको जमा करना है। आप समनिंग के बाद बेल कराएंगे, 2 महीने के अंदर 143 से में 20% अमाउंट को जमा करना है। नहीं जमा करिएगा तो आपके खिलाफ रिकवरी वारंट, अरेस्ट वारंट सब कुछ जारी होगा। तो अगर आपने 1 लाख का चेक जारी किया है तो 20,000 रुपये आपको जमा करने हैं। उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या टेक्निकलिटी, जो मैंने अलावा अन्य कोई कारण नहीं है जिसमें आप बच सकें। तो सजा होने के बाद अपील के समय पुनः आपको 20% जमा करना पड़ेगा, तब आपको बेल दी जाएगी। तो 20,000 फिर आपने जमा करा। उसके बाद कितने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कोई टेक्निकली फ्लॉ है या नहीं है, ये आपके सामने सबसे बड़ी बात है। तो मेरे साथियों, 138 के मुकदमे में ये चीज़ें जो मैंने आपको बताया है तकनीकी रूप से पूरी होने के बाद कोई भी हिंदुस्तान की कोई भी अदालत चेक जारी करने वाले को बचा नहीं सकती। एक चीज़ और इसमें महत्वपूर्ण है कि चेक कहाँ मुकदमा दाखिल होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चेक जिस बैंक का जारी होगा, उस बैंक जिस क्षेत्राधिकार में होगा वहाँ मुकदमा दायर हो सकता है। दूसरा, जहाँ चेक दाखिल किया है, चेक बाउंस होगा, उस थाना क्षेत्र में मुकदमा दाखिल हो सकता है। तो जुरिसडिक्शन के पॉइंट पे जहाँ से चेक जिस बैंक का जारी हुआ उस बैंक में हो सकता है, जिस बैंक में भुगतान प्राप्त करने हेतु दाखिल किया गया उस बैंक में के क्षेत्राधिकार में दाखिल हो सकता है। बीच में एक कानून आया था, आप लोगों की सबकी जानकारी में है, वो ये आया था जिस क्षेत्राधिकार का चेक जारी हुआ था मात्र वहीं दाखिल हो सकता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे विड्रॉ करा। अब
क्षेत्राधिकार के संबंध में आप स्पष्ट रूप से समझिए कि उस न्यायालय में दाखिल हो सकता है जिस न्यायालय क्षेत्राधिकार में चेक जारी हुआ, उस न्यायालय क्षेत्राधिकार में दाखिल हो सकता है जिस न्यायालय क्षेत्राधिकार में आपके द्वारा चेक के आहरण के लिए दाखिल किया जहां से आपको भुगतान नहीं हुआ। तो क्षेत्राधिकार के बारे में आपको स्पष्ट हो गया। समय अवधि के बारे में मैंने आपको बताया, टोटल समय 75 दिन। 1 महीना चेक बाउंस होने के 1 महीने के अंदर आप डिमांड नोटिस दे सकते हैं। डिमांड नोटिस 15 दिन का होता है। उस 15 दिन के डिमांड नोटिस का समय पूर्ण होने के 1 महीने के अंदर आप मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। मुकदमा दाखिल के साथ क्या क्या चीज़ें आप दाखिल सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। एविडेंस जो है एफिडेविट के रूप में आप दे सकते हैं। एफिडेविट के रूप में एविडेंस पे तलब होने पर आप 143 का प्रार्थना पत्र दे सकते हैं जिसमें 20% विपक्षी अभियुक्त दाखिल करेगा, नहीं दाखिल करेगा उस पर रिकवरी वारंट सारे जारी होंगे। तो आप ये समझ गए किस तरह से ये है। सम्मन ट्रायल है मेरे लायक दोस्तों, डिस्चार्ज की एप्लीकेशन है। इस तरह के कार्य मत करो। अपनी गरिमा के साथ साथ अधिवक्ताओं की गरिमा को मत गिराओ। आप ये कहेंगे एक आध रूलिंग में दिया है, मगर ये रूलिंग में कब, जब सम्मन ट्रायल चल रहा है, वारंट ट्रायल ये कहाँ से हो जाएगा? दिया है मगर वो अप्लीकेबल नहीं है। इसमें कौन सी प्रक्रिया चलेगी? सीआरपीसी में प्रक्रिया दी हुई है। कौन सी सेशन ट्रायल? वारंट ट्रायल 239 से है। सम्मन ट्रायल क्या है? 251 से है। इसमें कितना आसान है। इसमें सम्मन ट्रायल में चार्ज की कोई एप्लीकेशन नहीं है। पहले वापस लेने का था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है कि कोई कोर्ट अपने आदेश को वापस नहीं कर ले सकता है। तो भाई लोगों, ऐसी गलतियां मत करो। इस तरह के मत अदालत में खड़े होकर डिफेंस मत लो। अगर इस तरह के डिफेंस लोगे, अदालतें क्या समझेंगी कि अधिवक्ता बुद्धिहीन है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि ये फॉर्मेलिटीज अगर पूरी है, चेक में ये चीजें हैं, तो आप ये मानिए कि जिसने चेक जारी किया है उसे हर हालत में सजा होनी है। हिंदुस्तान की कोई भी अदालत उसे बचा नहीं सकती है। केवल बचा सकती है टेक्निकलिटी। अगर हमारे या आपने टेक्निकल आधार पर कोई कमियां छोड़ दी हैं तो वो बचाया जा सकता है। इसी में मैं एक बात और मेरे साथियों को कह दूं कि गणना बहुत आवश्यक है। हिसाब से गणना करिए, ऐसा ना हो कि गणना में कहीं देरी हो जाए। सपोज करिए आपने 21 तारीख को एक नोटिस जारी किया। अब वो नोटिस जारी होने के बाद नोटिस पार्टी को 30 तारीख को प्राप्त हुआ, तो 30 तारीख के बाद 15 दिन जोड़िए। क्या तारीख हुई? 15 तारीख। तो 15 तारीख से पहले अगर आपने मुकदमा दाखिल करा तो ये प्रीमेच्योर होगा, आप हार जाएंगे। तो सारी चीजें, गणना, समय की गणना बहुत आवश्यक है। इस गणना को ध्यान रखिए। अगर इस गणना में जरा सी भी गलती हो गई तो पूरा मुकदमा खत्म हो जाएगा। जिसका मुकदमा आप ले रहे हैं उसके साथ अनर्थ हो जाएगा। तो ये गणना जो है, इस गणना पे बहुत ध्यान रखिए। टोटल गणना में कितने दिन है? 75 दिन। जिस दिन चेक बाउंस होगा उस दिन से 1 महीने के अंदर आपको डिमांड नोटिस आपको जिस दिन दीजिएगा उसमें नोटिस रिसीव होने का 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन के बाद के समय होती गणना 1 महीने की। वो 1 महीने की गणना में आपको परिवाद दाखिल करना है। ऐसी गलती मत कर दीजिए कि नोटिस आपने 21 तारीख को दाखिल किया, नोटिस रिसीव हो रहा है 29 में, वो आप 5 तारीख को परिवाद दाखिल कर देना है। ये प्रीमेच्योर परिवाद है। अभी आदमी क्यों, कोर्ट ने 190 में संज्ञान ले लिया। परिवाद का संज्ञान किस में लेगा? 190 में। कोर्ट ने संज्ञान प्रीमेच्योर हो गया। तो जब प्रीमेच्योर हो गया फिर क्या रह जाएगा? जब प्रीमेच्योर कंप्लेंट है आखिर में जाके खारिज होगा, और खारिज होने के बाद फिर इसकी कोई रेमेडी आपको नहीं मिलेगी। इसमें और दूसरा महत्वपूर्ण है कि नोटिस में थोड़ी बहुत गलती, नोटिस में बहुत से लोग ले हमारी फीस, इसका प्राविधान, इतना मुकदमे का खर्चा, भाई ये कहीं नहीं दिया गया है। नोटिस आप इस बात का दे रहे हैं कि चेक में वर्णित धनराशि लेने का, ना कि अपनी फीस लेने का, ना कि 20% ऋण लेने का, ना तो कि 20% इंटरेस्ट लेने का। इस तरह नोटिस देने से बाज आए। वैसे ये कहा है कि इस नोटिस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिमांड नोटिस है, आप जो चेक में वर्णित धनराशि है आपको मिलेगी, 15 दिन के अंदर वो जमा कर दे तो मुकदमा नहीं चलाएगा, फैसला हो जाएगा। तो मेरे साथियों, आप देखिए 138 कितना गूढ़, कितना खतरनाक है
इसकी गहराई, इसकी गंभीरता को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ एक चीज और कहना चाहूंगा कि इसे 6 महीने के अंदर, एनआई एक्ट में लिखा है कि ये 6 महीने के अंदर डिसाइड हो जाना चाहिए, मगर मुकदमे की अधिकता की वजह से, न्यायालय में इतने मुकदमे होने की वजह से ये 6 महीने में डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तब भी सम्मन ट्रायल जल्दी से जल्दी डिसाइड होगा, और जब जिन हालतों में अब डिसाइड होगा तो उन हालतों में क्या होगा मेरे साथियों, एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, 2 अगस्त 18 से 143A लगी है, पूर्व के मुकदमों में ये अप्लाई नहीं करेगी। बहुत से मेरे साथी लोग पूर्व मुकदमे में 143A की दरखास्त देते हैं। भाई कानून तो पढ़ लो, बगैर पढ़े इस तरह की बातें मत करो। ये जो एक्ट अप्लाई होगा, जिस दिन की तारीख है उस दिन से अप्लाई होगा, पीछे का अप्लाई नहीं हो जाएगा। बेसिक सीखने की कोशिश करो, अदालत से ज्यों-ज्यों मत करो। कई बार मैंने देखा है कि मजिस्ट्रेट जज समझाते हैं, मगर नहीं साहब, ऐसा हिंदुस्तान में कानून आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इसमें ये कह दे। इस तरह की बातें मत करिए। न्यायालय की गरिमा को बनाए रखिए, कानून की जानकारी को ध्यान में रखिए। 143 से 2 अगस्त 18 के बाद से जो मुकदमे चेक जारी हो रहे हैं, जो चेक बाउंस हो रहे हैं, जिसके मुकदमे दाखिल किए जाएंगे, उन मुकदमों में 143 से अप्लीकेबल है, उससे पूर्व के मुकदमों में अप्लीकेबल नहीं है। 2 अगस्त बाद के जो अपीलें हैं उसमें सेक्शन 148 के तहत 20% जमा करने का प्राविधान है, वो अप्लाई करेगा, वो सजा होने के बाद करा जाएगा। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण है, मैंने आपसे कहा ये कंपाउंडेबल है, ये कंपाउंडेबल इनिशियल स्टेज पे हो जाएगा। तो मेरे साथियों, चाहे आप वादी की तरफ से हो, चाहे अभियुक्त की तरफ से हो, जहां देखिए कमी है तुरंत फैसला करिए। फैसले बेहतरी है, फैसले से अगले मुकदमे बचते हैं, और ये फैसला कर लिए शुरू इनिशियल स्टेज पे कुछ ले दे के फैसला हो जाएगा, कम पैसे में वादी तैयार हो जाएगा। अपील उसमें चले जाएंगे तो फिर उसके पैसे ही पैसे जाना, बचने का कोई कारण नहीं है। आप सजा के बाद करेंगे, हाई कोर्ट में करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, तो आप जो धनराशि है उसके अलावा 15-20% अलग से कोर्ट लेता है कि उसका समय व्यस्त हुआ, इसके बारे में ये प्राविधान है। तो मेरे साथियों, आप लोगों को कितनी आसानी से, वैसे तो इसकी प्रत्येक सेक्शन आपको गहनता से पढ़ना चाहिए, मगर मुकदमे को चलाने की धारा 138 से लेके 148 का गहन अध्ययन करना चाहिए। जितना गहन अध्ययन करेंगे, छोटी धाराएं हैं मगर सजा तुरंत, मतलब निर्णय तुरंत, अगर चेक जारी हो रहा है। अब दूसरी चीज, एक बात और आती है, आप लोग ये कहेंगे कि इतनी बात, कंपनी की ओर से अगर चेक जारी किए जा रहे हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप देखिए, उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हर एक जगह फाइनेंस वाला होता है, चेक जिसने जारी किया वो रिस्पॉन्सिबल है। उस रिस्पॉन्सिबल के अलावा डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। अगर उन लोगों की एक फर्म है तो फर्म का एवरी पर्सन उसके लिए वो इंटाइटल्ड है। तो मेरे लायक दोस्त, कंपनी भी नहीं बच सकती है, कंपनी के अधिकारी भी नहीं बच सकते कि ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी अगर चेक जारी कर रहे हैं तो दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। तो आप उसमें पार्टी बनाएंगे मैनेजिंग डायरेक्टर से, उसमें 2 शब्द लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये सारी कार्रवाई हो रही है। तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि भाई लोगों, चेक मत जारी करिए, अपने लोगों से कह दीजिए ये सबसे खतरनाक अपराध है, ये इस खतरनाक अपराध की काट नहीं है। अगर आप उसमें तकनीकी में फंसे हुए हैं तो हिंदुस्तान का कोई बड़ा सा बड़ा वकील आपको नहीं बचा सकता है। आप 50 लाख का वकील खड़ा कर लें कि केवल टेक्निकलिटी है, और ये एक छोटे के लिए भी अप्लाई करता है, बड़े के लिए भी अप्लाई करता है। सबसे बड़ी टेक्निकलिटी मैंने आपके सामने क्या कहा, समय अवधि। सबसे बड़ी टेक्निकलिटी ये है, अगर आपने नोटिस चेक बाउंस होने के 1 महीने 2 महीने बाद दिया, पता तो आप मुकदमा हारे हुए हैं, नहीं उसकी रिलायबिलिटी रहेगी, क्या हक रहेगा? तो मैंने बार बार आपसे कह रहा हूँ, जिस दिन चेक बाउंस हो उसके 1 महीने के अंदर आपको डिमांड नोटिस देना है। ये डिमांड नोटिस 15 दिन का है, 15 दिन का डिमांड नोटिस, उसमें वर्ड ये आएंगे, नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर, नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर आप चेक में वर्णित धनराशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें, अन्यथा बाद में आपके विरुद्ध 138 एनआई के अलावा अन्य धाराओं के भी मुकदमे पंजीकृत करे जाएंगे। तो मेरे लायक दोस्त,
15 आप गणना जो है जल्दबाजी में मत कर दीजिए। आपने 22 तारीख को नोटिस दिया है, नोटिस लीगल पते पे दीजिए, रजिस्टर्ड डाक से दिया है, वो नोटिस सर्व हो रहा है 30 तारीख को, और नोटिस सर्व होने के तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन आप मुकदमा दायर कर दें। आप मुकदमा कब करेंगे? 15 दिन का डिमांड नोटिस है। 15 दिन का डिमांड नोटिस बीत जाने के बाद 1 महीने के अंदर आप कभी दायर कर सकते हैं। ये प्रीमेच्योर हो जाएगा, ये प्रीमेच्योर कंप्लेंट हो जाएगी तो आप हमेशा हार जाएंगे। समझिए मेरे साथियों, चेक आपने एडमिट कर लिया, हस्ताक्षर एडमिट कर लिया, 139 के तहत बर्डन आप पे शिफ्ट हो गया, फिर आप नहीं बच पाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं साहब मैंने सिक्योरिटी में दिया था, मैंने लायबिलिटी में नहीं दिया था। क्या सिक्योरिटी का कोई आप पे दस्तावेज है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैंने आपको बताया था एविडेंस एक्ट में 1 से लेके 167 तक मैंने आपको रेलिवेंसी 5 से 55 तक क्या क्या रेलिवेंट है, बर्डन कहाँ शिफ्ट हो रहा है। अब आप आ जाइए उसमें 106 ऑफ एविडेंस एक्ट, व्हेन एनी फैक्ट विच इज इन द नॉलेज ऑफ द पर्सन द बर्डन लाइज ऑन दैट पर्सन। यहाँ भी चेक आपका है, आपने जारी करा, आप एक्सप्लेन करेंगे। मेरे साथियों, देख रहे हैं कि इस 138 NI एक्ट कितना खतरनाक अपराध है, और हम लोग बड़ी हंसी से इस मुकदमे को सोचने लगते हैं। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत से चेक चोरी होते हैं, बहुत उनकी FIR होती हैं, उन FIR का मुकदमा चल रहा होता है, उसमें वो कह के आता है मेरे चेक चोरी हो गए, चेक पे उसके दस्तखत नहीं है। अगर उसके दस्तखत नहीं है, आपका ये प्ली है चेक चोरी हो गया, दस्तखत नहीं है, तो डिफेंस में आप अपने सिग्नेचर का वेरीफाई करा सकते हैं। मगर आप ये देखिए सिग्नेचर डिफर कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं मिलेगा। चेक बाउंस में लिखा है इनसफिशिएंट फंड। बैंक की क्या लायबिलिटी है कि चेक के मिलान करने के बाद अगर वहाँ आता है सिग्नेचर डिफर तो फ़ायदा मिल सकता है। अगर वहाँ ये आ रहा है इनसफिशिएंट फंड के कारण, वो आप कह रहे हैं दस्तखत दूसरे हैं, तो दस्तखत अगर आप आज दूसरे कर देंगे कैसे माना जाएगा? जब तक आप ये नहीं बता पा रहे ये चेक चोरी हो गया, कहाँ चला गया। एक बार आप ये एडमिट करते हैं चेक पे हस्ताक्षर मेरे हैं, साहब मैंने इसमें अंदर भरा नहीं, इसके अंक मेरे द्वारा भरे नहीं गए, इसमें संख्या मेरे द्वारा भरी नहीं गई, रुपए मेरे द्वारा भरा नहीं गया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे भाई। आप समझ लीजिए कि आपके गर्दन में फंसा हुआ है, जहां आपका एडमिशन है कि चेक आपका है, चेक आपके द्वारा जारी किया गया है, तो आपके बचने के कोई कारण नहीं है। जो टेक्निकलिटी है, मैंने आपके सामने बार बार टेक्निकलिटी बता रहा हूँ, फिर आखिरी बार बता रहा हूँ, चेक बाउंस होने के 1 माह के अंदर आपको लीगल नोटिस देना है। ये लीगल नोटिस इस बात का होगा कि नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर आप चेक में वर्णित धनराशि मुझे वापस करें। नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजेंगे। नोटिस सर्विस के बारे में मैंने आपको बताया, नोटिस नहीं उसने करा तो जब 15 दिन नोटिस रिसीव होने के 15 दिन के बाद 1 महीने का समय है, तब आप मुकदमा दाखिल करिए। परवात के साथ क्या क्या कागज आप लगाएंगे मैंने आपको बता दिया। साक्ष्य कैसे देंगे, दोषों की एविडेंस कैसे देंगे, एफिडेविट के माध्यम से। जब आप एफिडेविट के माध्यम से दे देते हैं, न्यायालय तलब कर लेता है, तलब करने के बाद बेल कराएगा तो 143 से में आप दरखास्त देंगे कि टोटल अमाउंट का 20% दिलाया जाए। न्यायालय आदेश करेगा, न्यायालय बाउंड है, दिलवाएगा 143 के तहत। आप चाहते हैं आप नहीं देंगे, भागेंगे, तो 2 महीने के अंदर आपको जमा करना नहीं करना है तो आपका रियलाइजेशन होगा, अरेस्ट वारंट होगा, सारी बातें होंगी। कहाँ बच के जाइएगा, कहाँ बच के जाइएगा? फिर मुकदमा होगा, सम्मन ट्रायल होगा। सम्मन ट्रायल 254 के आपसे बयान होते हैं, बयान होने के बाद आपने कहा चेक जारी किया नहीं जारी किया, यह आपका एक्सप्लेनेशन है। 254 में उसका बयान हो जाएगा। बयान में उसने कहा आप जिन्हें किस बात पे करेंगे, तो आपको पहले से अपना डिफेंस लेना है, आपके पास जो एविडेंस है उसे लेना है। इधर उधर की बातें कि आजकल मैं रोज देख रहा हूँ न्यायालय में इधर उधर की जिरे बहुत ज्यादा हो रही, उस जिरे से आपको क्या फायदा मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलेगा मेरे भाई, केवल टेक्निकलिटी पे आधारित है। वंस यू एडमिटेड द सिग्नेचर, वंस यू एडमिटेड दैट यू इशूड द चेक, कोई रेमेडी नहीं है। कोर्ट ने अभी ये कहा कि आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। आपने चेक कैसे, चेक कब आपको फायदा, चोरी हो गया, किसी ने आप के दस्तखत नहीं है,
इन सब का फायदा मिलेगा, वो भी डिफेंस में। तो आप 138 से लेके 148 तक के एक एक वर्ड को गहनता से देखें। जहां तक वो फंस रहे हैं, आप अपने क्लाइंट को समझाइए कि भाई फैसला कर लो, कम ज़्यादा में हो जाए। जो पीड़ित होता है वो कम पैसे भी लेना चाहता है और करवा दे, नहीं तो इसमें बहुत परेशानी होगी। तो मैं समझता हूं कि आप लोग इस बारे में समझ चुके होंगे। अगर कोई प्रश्न आपको पूछना है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और प्रश्न पूछने के लिए आप लिख के पूछ लीजिए। तो काफ़ी समय हो रहा है, आज लाइव चल गया है। मैं सोचता हूं कल भाई लोगों आपके पास एक नया सब्जेक्ट, वो नया सब्जेक्ट नारकोटिक्स, NDPS, जिससे लोग बहुत डरते हैं, वो भी इससे ज़्यादा आसान है। और वो कितना आसान है कि उसकी आसानी के बारे में आप जान नहीं सकते हैं। केवल 8 सेक्शनों पे पूरा NDPS बेस करता है। वो NDPS बेस करता है 42, 43, 50, 52, 52A, 55, 57 और 67। तो भाई लोगों, कल मैं आप लोगों को NDPS के बारे में जो मेरे ज्ञान में है उस हिसाब से बताऊंगा। अब आप समझ गए 138 NI एक्ट के संबंध में, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।